नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 26 अप्रैल 2020 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हमने डिस्कस किया था, इसमें मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमने देखा था कि पूरे राष्ट्र स्तर के वन्य जीव यानी वन से संबंधित सभी मामलों के हैं, तो इसलिए जो राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है वो इसका होता है प्रधानमंत्री। जबकि एक बॉडी और थी, हमने डिस्कस किया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण मंत्री होते हैं। इन दोनों में आपको भेद याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है? ग्राम प्रधानों को इंटरनेट का प्रयोग करने पर बल देना? जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कार्यों को एक पोर्टल पर समाहित करना? जी बिल्कुल। ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू किया गया था। तो ये था कल के प्रश्न को डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो आज सबसे पहले न्यूज ये है, नेबरहुड स्टैंड अलोन शॉप्स कैन ओपन इन अर्बन एरियाज। जो शहरी इलाके हैं उसमें छोटी दुकानें जो स्टैंड अलोन है, यानी कि जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब नहीं खुल पाएंगे, बाकी सब चीज़ों को खोलने की अनुमति दी गई है। अगली न्यूज है आपकी, यूजीसी टू सजेस्ट एकेडमिक कैलेंडर्स दिस वीक। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो ये उच्च संस्थान है हमारे देश के जिनको मैनेज करती है, उस बॉडी को यूजीसी कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसने अभी मतलब अपने अगले कार्यक्रम जैसे कि उच्च संस्थानों में परीक्षाओं का कार्यक्रम या फिर सेमेस्टर्स का एग्जाम, ये सब कब होगा कब नहीं होगा, और नए सत्र के लिए प्रवेश कब होगा, इसके लिए कैलेंडर जारी करने की बात की है, अभी अगले सप्ताह तक जारी करेगी। अगली न्यूज़ है, ओनली 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड रिसीव पल्सेज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारा जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन काम होता है, उसमें धान, गेहूं और जो है आपको मोटे अनाज दिए जाते हैं। तो इस समस्या की घड़ी में सरकार ने 1 किलो दाल भी देने का निर्णय दिया है, लेकिन जो 15% गरीब लोग ही अभी तक दाल पा पाए हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, जो नाफेड है, हमने डिस्कस भी किया था पहले, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसने दाल का प्रोक्योरमेंट किया था, यानी दाल की खरीदारी ये करता है और अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अभी प्रोसेस्ड नहीं है वो दाल, यानी कि उसकी दाल की मिलों में जाएगी, दाल की मिलिंग होगी, तो उसके बाद वो खाने योग्य होगी। तो इसलिए मिलिंग का काम तेज़ी से चल रहा है, जैसे ही होगा वो उसको बंटवाया जाएगा। अब हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के बारे में। ये क्या है? ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे कृषि उत्पादों के विक्रय को जो है प्रोत्साहन करेगी, ताकि हमारे जो कृषक बंधु हैं उनकी इनकम डबल हो सके, उनकी इनकम बढ़ाई जा सके, यानी कृषि उत्पादों को विक्रय में बढ़ोतरी करने के लिए मदद करती है। ये आपकी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपको ध्यान देना है, नाफेड जो है आपकी, ये किसके अंतर्गत आती है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ऑपरेशन ग्रीन एक चलाया गया था, उसकी नोडल एजेंसी थी। ऑपरेशन ग्रीन क्या है आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्या हम देखते हैं कि जो आपके 3 क्रॉप है, जो है टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, तो टॉप क्रॉप्स इनको बोलते हैं, यानी टमाटर, प्याज और आलू। इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा घटती बढ़ती रहती हैं और सप्लाई भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो इनकी कीमत ना घटे ना बढ़े और सप्लाई उचित रूप से उपलब्ध रहे, इसके लिए ये ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन। तो इसमें क्या होता था कि जैसे आपका स्टॉक बना के रख लेते हैं इन चीज़ों का, मान लीजिए अगर कमी आती है मार्केट में, तो तुरंत स्टॉक को मार्केट में उतार दिया जाएगा, ताकि कमी ना आने पाए, और कमी जब डिमांड पूरी हो जाएगी तो उसके दाम में जब ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये चीज़ था। इसमें 2 तरीके थे, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक को मार्केट में उतारने की बात की गई, और लॉन्ग टर्म में कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आलू है, आलू का उत्पादन ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो इसलिए उसकी कीमत घट जा रही है। तो उसको क्या किया जाएगा? वैल्यू एडिशन चेन उसकी डेवलप की जाएगी, कि जैसे कृषकों को कंपनियों से जोड़ दिया जाएगा। जैसे आपकी चिप्स बनाने की कंपनियां हैं, तो आलू उत्पादकों को चिप्स बनाने की कंपनियों से इनका जोड़ दिया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा उत्पादन होगा वो आलू चिप्स बनाने वाली कंपनियों को बेच देंगे। तो इससे क्या होगा? उत्पादन का और उसका आर्थिक उपयोग किया जा सकेगा और मूल्य में बहुत ज़्यादा घटी बढ़ी नहीं हो पाएगी। तो ये ऑपरेशन ग्रीन था, का टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के लिए चलाया गया था। और दूसरा इसका कार्य भी इसका ये नोडल एजेंसी है किसमें? प्राइस सपोर्ट स्कीम में भी। प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण
योजना एक चलाई गई पीएम आशा, उसके अंतर्गत एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है कि उसमें जो भी जैसे दाल हो गई आपकी या ऑयल सीड्स हो गए, दलहन तिलहन और आपका नारियल के जो उत्पादनों में जिस पर भी एमएसपी डिक्लेयर किया जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर उनका उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो उनकी खरीदारी करने में भी ये नोडल एजेंसी है नाफेड। तो आपको जानना है ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये चीज़ था संबंधित न्यूज। आगे हम चलेंगे अगली न्यूज की तरफ अपनी, ये लोकल खबरें हैं। अगली न्यूज है एनजीटी डायरेक्ट्स पॉल्यूशन बॉडीज टू सबमिट कंपनसेशन रिपोर्ट। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित पैनल जो है आपका, ये इसने डायरेक्शन दी है जो पॉल्यूशन बॉडीज जैसे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी यानी कि प्रदूषण को नियंत्रण करती है जो भी बॉडीज, उनसे कि भाई जिन लोगों ने मापदंडों का उल्लंघन किया है उनसे कॉम्पेंसेशन लो, उनसे दंड लो, शुल्क लो, और उसके बाद जो है हम आपकी एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को पुनर्जीवित करने में उसका खर्च करना है। तो कितना कंपेंसेशन अभी आपने इकट्ठा किया, उन सब की रिपोर्ट हमको दीजिए। तो आपको जानने की जरूरत है, हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये देखिए एक एनजीटी एक्ट यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में बनाया गया था, उसी के अंतर्गत ये बना था। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि अधिनियम के तहत बनी है। और दूसरा देखेंगे इसका कार्य क्या है। इसका कार्य मुख्यतः आपका जो भी पर्यावरण संबंधित मामलों को, लंबित मामलों पर निर्णय सुनाना है। और एक विशेष चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि यानी कोई केस अगर फाइल नहीं करता है और एनजीटी को लगता है अपने आप से कि इस मामले को ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अपने आप से भी उस मामले को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करवा सकती है। जैसे कि उदाहरण तौर पर देखेंगे, हमने कई केस देखे, तो जैसे दिल्ली में ही आप देखिए यमुना नदी के किनारे कचड़ों का ढेर होता जा रहा था और यमुना नदी बहुत प्रदूषित थी। तो उस पर एनजीटी ने अपने आप सेक्शन लिया, यानी किसी ने केस नहीं फाइल किया लेकिन फिर भी एनजीटी ने अपने आप सेक्शन लिया। यानी कि सुओ मोटो जो है हियरिंग की भी पावर होती है। यानी कोई मामला अगर लगता है कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो बिना किसी के केस फाइल किए हुए भी अपने आप से उसको संज्ञान में ले सकती है। एनजीटी के पास ये अधिकार है। ये चीज़ था एनजीटी के बारे में, राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल के बारे में। अगली न्यूज़ है ओडिशा अलाउज वर्कर्स मूवमेंट इन स्टेट। लॉकडाउन देखिए जैसे चल रहा है तो काफ़ी आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर खाद्यान्न सप्लाई प्रभावित होगी तो ये बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो इसीलिए उड़ीसा ने अब जो है जो वर्कर्स जो भी श्रमिक लोग हैं इनकी मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। ये चीज़ न्यूज़ थी। अगली एक न्यूज़ है मैन टू सेल रेयर कॉइन्स फॉर पीएम्स फंड। तो एक व्यक्ति हैं देखिए ये उड़ीसा के, ये न्यूमिस्टमैटिस्ट हैं। अब न्यूमिस्टमैटिस्ट कौन होते हैं ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शौक सिक्कों के यानी प्राचीन सिक्कों के या विभिन्न प्रकार के सिक्कों के कलेक्शन का होता है, उन्हें न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको देखने की आवश्यकता है। तो इन्होंने लगभग 8 लाख सिक्के इकट्ठा किए हैं और इन्होंने बोला है कि 8 लाख में से 2 लाख जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन और महत्वपूर्ण सिक्के हैं उनको हम नीलाम करेंगे और जो भी इससे आय होगी हम उसे पीएम केयर्स फंड में देंगे। तो इसमें आपको जानने की आवश्यकता है न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होते हैं, जो सिक्कों का इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, देखिए कर्नाटका बिगिंस ट्रायल फॉर प्लाज्मा थेरेपी। तो कर्नाटका भी प्लाज्मा थेरेपी के जो है अब ट्रायल करने के लिए प्रारंभ कर दिया है। प्लाज्मा थेरेपी हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको समझना है तो आप चैनल को क्लिक करके पीछे दिए हुए वीडियो के लिंक पे जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे से एक वीडियो में कन्वॉलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का जो है डिस्कशन किया गया है। अगली न्यूज़ है रोबोट टू हेल्प हॉस्पिटल्स इन ब्रेकिंग द चेन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संक्रमण ये छुआछूत से हो रहा है, यानी कि पेशेंट के कांटेक्ट में आने से संक्रमण हो जा रहा है। तो डॉक्टर्स भी कई केसेस पाए जा रहे हैं। तो एक जो है केरला में एक कंपनी है, रोबोटिक्स कंपनी है आसिमो रोबोटिक्स, उसने एक रोबोट बनाया है कर्मी बोट। तो कर्मी बोट का क्या बता रहे हैं, ये जैसे आपका रोबोट है तो डॉक्टर्स का पेशेंट से कांटेक्ट कम करेगी। कैसे कम करेगी, जैसे आपको पेशेंट को जो भी फूड देना है वो ये रोबोट दे आएगा, कोई दवा देनी है रोबोट दे आएगा, अगर डॉक्टर से कोई बात करनी है तो ये वीडियो कॉलिंग करके बात करा देगा। और इसके साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उनको डिसइंफेक्टेंट भी कर देगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से। तो इसका प्रयोग करने पे जो डॉक्टर्स का पेशेंट से कांटेक्ट कम होगा तो संक्रमण की संभावनाएं भी कम होंगी। काफ़ी अच्छा पहल है ये। तो उन्होंने बताया लगभग 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स भी हमारे पास आ चुके हैं और हम जल्दी हम रोबोट को मार्केट में उतार देंगे। अगली न्यूज है मोर देन 6.3 करोड़ MSMEs ऑन द ब्रिंक सोनिया। तो सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि लगभग 6.5 करोड़ MSME जो हैं वो समस्या पे हैं, मतलब कि
बहुत गंभीर समस्या में है। तो एमएसएमई क्या होते हैं आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हमने डिस्कस भी किया है पहले भी और अब भी जान लेते हैं। तो एमएसएमई देखिए दो आधार पे इनका वर्गीकरण होता है। एक एमएसएमई एक्ट है, उसने इसका जो है परिभाषा व्याख्या की गई है। माइक्रो का मतलब है देखिए दो क्षेत्र में एमएसएमईज है, एक आपका उत्पादन क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में, एक है तृतीयक क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में। तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए दोनों के लिए परिभाषाएं अलग है आपका। इसमें आप डीप में जाके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके आधार पर एमएसएमई डिक्लेयर की जा सकती है। तो जो सबसे एमएसएमई की मैक्सिमम लिमिट है यानी कि लगभग 10 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो एमएसएमई कैटेगरी में आ जाता है। तो ये बता रहे हैं कि एमएसएमई काफ़ी समस्या में है वर्तमान समय में। और हमने कल एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें नितिन गडकरी जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख करोड़ का पैकेज लगभग तैयार कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट बकाया है एमएसएमईज के ऊपर हम उसको जल्द ही जो है उसको रिलीज कर देंगे ताकि एमएसएमई की समस्या खत्म हो। अगली न्यूज है सेंटर शुड एक्ट नाउ ऑन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू। पी चिदम्बरम जी सलाह दे रहे हैं कि सेंटर को केंद्र को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू पर काम करना चाहिए। अब हमको समझना पड़ेगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू क्या है, हाल ही में बड़ी चर्चा में क्यों है, आप भी सुने होंगे। तो हम थोड़ा सा इस पर जानेंगे इसके बारे में कि क्या है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू। तो जैसे ये म्यूचुअल फंड कंपनी है ये, अब हमको आप सबसे पहले समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड को आप समझना है, देखिए ये म्यूचुअल मतलब होता है परस्पर। मतलब कि जैसे ये समझिए, मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये है और मुझे अभी उसका कोई वर्तमान में कार्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इससे मैं कुछ फ़ायदा कमाऊँ, लेकिन और तो जैसे उधार दे सकता हूँ तो उसका मुझे ब्याज मिलेगा। अब सोचिए कि जैसे भाई अब मैं उधार देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उधार देने वाला कौन मुझसे उधार लेगा, और इतनी छोटी रकम कौन किसको आजकल चाहिए भाई। कंपनी को मान लो देना है तो लाखों मिलेगी, करोड़ों मिलेगी, उतना मेरे पास क्षमता नहीं है। तो ऐसा कैसे, इसको इस तरह समझिए आप कि जैसे जिस छोटे रकम है कई लोगों के पास, तो सब लोग मिल के इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 मेरे पास, 10,000 आपके पास, ऐसे 10 लोग मिल के हो जाते हैं, उसका 1 लाख रुपये हो जाता है। तो यानी 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड मतलब हुआ सभी लोग मिलकर परस्पर रूप से एक फंड तैयार करेंगे। तो 10 लोग 10,000 मिला के इकट्ठा कर लिए, 1 लाख रुपए हो गया। अब किसी कंपनी को 1 लाख रुपए लोन दे देंगे, तो यानी वो एक बार में लेगी ना लोन। तो ये म्यूचुअल फंड है आपका। तो ये देखिए कैसे हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में कैसे काम करती है। तो इस तरह समझिए कि इसमें जैसे जो छोटे आपके व्यक्ति हैं इकोनॉमी में, वो लोग इकट्ठा करते हैं पैसा और एक फंड में जैसे देखिए 10,000 ऐसे करके सब लोग इकट्ठा करके पूल कर देते हैं। अब ये क्या होगा, ये म्यूचुअल फंड किसी कंपनी द्वारा स्थापित की जाएगी और लोगों से कहा जाएगा आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको जैसे अपना सब पैसा पूल कर देंगे जगह, तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगी, AMC आप समझिए इस तरह। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि जैसे हम सभी लोगों का, इन्वेस्टर्स का, वो पैसा को मैनेज करेगी। मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपका लोन किसको देना है, कहाँ हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, शेयर में करेंगे कि लोन देंगे कि या फिर शेयर और लोन दोनों को देंगे, ताकि आपको सबसे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें। तो ये कंपनी होगी जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करेगी। एसेट यानी जो आपका एसेट है, मैनेजमेंट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो आपके एसेट को मैनेज करती है। मैनेज करने का मतलब क्या है कि किस जगह पे इन्वेस्ट करेगी सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दे। तो म्यूचुअल फंड देखिए 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है 3 तरह के निर्णय ले सकती है। एक होता है आपका, देखिए पहला आपका समझ लीजिए इक्विटी का मतलब क्या है कि जैसे शेयर में डाल देगी, कोई कंपनी है उसके शेयर में वो पैसा लगा देगी। तो भाई शेयर में लगाने का मतलब अगर कंपनी फायदे में है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और कंपनी अगर घाटे में जाती है तो आपका पैसा भी घाटा हो जाएगा, आपका पैसे की भी कीमत घट जाएगी। और दूसरा विकल्प उसके पास डेट यानी कि लोन दे दे, जैसे कि गवर्नमेंट को लोन दे दे या कंपनियों को लोन दे। तो डेट में आपका कोई जो है नुकसान का समस्या नहीं है कि भाई चाहे कंपनी फायदे में रहे चाहे घाटे में रहे, आपने पैसा उसे उधार दिया है, ना कि उसमें हिस्सेदारी लगाई है। तो इसमें आपका फ़ायदा ही रहना है, घाटा नहीं होना है। और तीसरा होता है हाइब्रिड का मतलब क्या है, आपको पता होगा हाइब्रिड मतलब इसका दोनों का मिला के, यानी कुछ पैसा इक्विटी में लगा देगा, कुछ पैसा डेट में लगा देगा। तो ये हाइब्रिड का 3 तरीके होते हैं। ये काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। अब ये आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड्स क्या है, कि यानी छोटे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इकट्ठा करके किसी कंपनी को दे देते हैं और वो कंपनी इन्वेस्ट करती है, यानी कि इक्विटी में, डेट में या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में।
अब देखेंगे हम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू क्या है, क्या हुआ है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्या है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहन करती है। तो अब क्या हुआ, इसने लगभग अभी 6 स्कीम जो इसकी चल रही थी म्यूचुअल फंड की, उसको इसने क्लोज़ कर दिया। क्यों क्लोज़ कर दिया कि इसने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे देखिए इसका उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने इन्वेस्टर्स को दें। तो इसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो जो है क्रेडिट रिस्क एसेट्स में की थी। क्रेडिट रिस्क एसेट क्या होते हैं कि जिनमें जैसे इस तरह समझिए कि रेटिंग होती है हर कंपनियों की, AA रेटिंग से नीचे देखिए, जैसे A++ रेटिंग, AAA ऐसे रेटिंग, यानी कंपनी का कितना अच्छा बैकग्राउंड उसके आधार पर रेटिंग होती है। तो जो भी कंपनी AA से नीचे रेटिंग होती है वो लो क्रेडिट मतलब उनकी क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होती है, यानी कि कंपनियों का इतिहास थोड़ा कम रहा है या फिर उनकी क्षमता कम है लोन पे करने की। तो ऐसी कंपनियों को महंगे ब्याज दरों पे लोन दिया जाता है। तो इसने क्या किया था, 6 स्कीम जो लगभग थी वो लो क्रेडिट मतलब हाई क्रेडिट रिस्क, यानी कि ज़्यादा इनकम AA रेटिंग कंपनियों से, जो कुछ कंपनियां ऐसी थी उनको दिया था जिसमें AA रेटिंग से कम थी, यानी कि जैसे जो लो क्रेडिट कंपनियां होंगी उनको हाई ब्याज दर पे हम उनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, यानी खतरा ज़्यादा है और फ़ायदा भी ज़्यादा है। लेकिन अब देखेंगे आप ऐसी कंपनियां जो AA से रेटिंग कम है उनकी, तो उनकी बंद होने की संभावनाएं भी ज़्यादा है या फिर नुकसान में जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आर्थिक समस्या चल रही है, आप भी जान रहे हैं। और जब वो आर्थिक समस्या में रहेंगी तो पैसे को रीपे नहीं कर पाएंगे, और जब पैसे को रीपे नहीं कर पाएंगी तो जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे इन्वेस्टर्स को। तो जो ये प्लान्स इन्होंने 6 प्लान के तहत AA रेटिंग से कम एजेंसी में इन्वेस्ट किया था, तो इनको लग रहा है कि ये उचित नहीं होगा। तो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी थी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसने अपने 6 प्लान को वाइंड अप कर दिया, यानी बांध दिया, यानी कि जितना अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने उतने को ही रख दिया, अब नई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई। और जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जितना पैसा दे चुके हैं, अब उसको किसी तरह वो पैसा अपना वापस करने का प्रयास करेंगे और इन्वेस्टर्स को वापस कर देंगे कि भाई हम जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टर का पैसा कर दें ताकि लॉस ना हो। नहीं पता चले ये कंपनी लॉस में चली जाए और पैसा भी ना मिले। तो इससे क्या हुआ है, तो जो लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर लग रहा है कि मतलब जैसे भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, कहीं मेरा पैसा फंस गया। म्यूचुअल फंड्स में देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, आपका पैसा जाके किसी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट होता है, 3 माध्यम की तरफ से इक्विटी या डेट या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। और जब कोई कंपनी फैक्ट्री ही आर्थिक समस्या से जूझ रही होगी तो पैसा कैसे वापस करेगी, आपका पैसा भी फंस जाता है। तो इसलिए ये म्यूचुअल फंड के बाज़ार में काफ़ी समस्या चल रही है। अगली खबर आपकी देखिए, ये है राज्यसभा मोस्ट ऑफ राज्यसभा टाइम स्पेंट ऑन इशूज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये बात किया गया कि जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि विपक्ष ने कहा था कि राज्यसभा ने अपना समय बर्बाद किया है अनावश्यक चर्चाओं में। तो एक स्टडी आई है जिसमें बताया कि राज्यसभा ने अपना ज़्यादातर समय महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात करने में लगाया है। तो हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में थोड़ा, ये न्यूज़ उतना जरूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम राज्यसभा को पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो राज्यसभा का उल्लेख देखिए आर्टिकल 80 में है। तो हम थोड़ा इसको देखिए आर्टिकल पढ़ेंगे, आप अपने आप से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, इसमें देखिए राज्यसभा का कंपोजिशन दिया गया है, कितने सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं आपको भी पता होगा, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिनमें से देखिए 12 मनोनीत होते हैं। 12 मनोनीत किन किन क्षेत्रों से होते हैं, इन चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो 12 राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, किन किन क्षेत्रों से मनोनीत कर सकता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये चीज़ थी। और जो ये देखिए राष्ट्रपति का चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे मनोनीत सदस्य हो, सभी भाग लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे हम। अगली न्यूज़ है नो न्यू केसेस आफ्टर May 16 सेज स्टडी। तो नीति आयोग ने एक परीक्षण किया है, इसमें बताया है कि 16 मई के बाद लगभग कोई नए केसेस नहीं आए हैं। तो जो कुछ विद्वान लोग हैं इसका खंडन कर रहे हैं कि ये बहुत ही हाईली अनलाइकली है, ऐसा होना असंभव के जैसा है, ऐसा कहीं पे नहीं दिख रहा है, ये बिना आधार का स्टडी है।
अगली न्यूज है रोहतांग पास ओपन 3 वीक्स इन एडवांस। देखिए रोहतांग दर्रा है, ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ये रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, किसके किसके बीच में, कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटी के बीच में। तो मनाली से हम लेह, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में, मनाली एक शहर है, हिल स्टेशन भी है, बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, आप जानते होंगे। तो मनाली से जब लद्दाख की राजधानी लेह में जाने लगेंगे हम, तो वहाँ पे जो हाईवे पड़ता है वो हाईवे रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज पे स्थापित है। दर्रा का मतलब क्या है, जैसे कोई पहाड़ है उसमें छोटे से सकरा रास्ता है पहाड़ को पार करने का। तो ये पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल पर्वत है, उसके बीच से एक छोटा सा सकरा रास्ता है, उसे ही हम जो है रोहतांग दर्रा कहते हैं। तो चूँकि ये देखिए पीर पंजाल जो होती है, पीर पंजाल जो पर्वत है, इस पर लगभग वर्ष भर आपका बर्फ़ जमा रहती है। तो जब बर्फ़ जमा रहती है तो गर्मी के सीज़न में थोड़ा बर्फ़ पिघलती है, तो ये रास्ता तब जो है परिवहन योग्य हो जाता है। तो अभी 3 सप्ताह बाद, लगभग नॉर्मल टाइम्स में 3 सप्ताह यानी अगले महीने खुलता था, लेकिन इस बार इसको पहले ही कर दिया गया है और 3 सप्ताह पहले खोल दिया गया है। तो आपको जानने की आवश्यकता है रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको जो है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है, या फिर इस तरह कह लीजिए कि लेह को मनाली से जो है, मनाली जो है शहर है उसको लेह से जोड़ता है, ये भी आप कह सकते हैं। अगली चीज़ है गवर्नमेंट टू स्टडी लेसन्स लर्न फ्रॉम स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू हमने एक दिन डिस्कस किया था कि जितने भी विश्व में पैंडेमिक्स आए हैं, महामारियाँ आई हैं, उन पर सब पे थोड़ी सी चर्चा की थी एक दिन न्यूज़ में। तो हम देखेंगे तो अभी जो है कुछ विद्वानों ने कहा है गवर्नमेंट को जो भी स्पेनिश फ्लू आया था 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में बृहद अध्ययन करना चाहिए। कैसे जब स्पेनिश फ्लू आया था लगभग 1918 में, तो कैसे भारत ने उससे लड़ा था और कैसे उससे समस्या से निजात पाई थी, और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला था। तो ये जो उस तरह कैसे डील किया था भारत ने, तो वो हमारे लिए एक केस स्टडी हो सकता है, उससे हम कुछ सीख ले सकते हैं, ये चीज़ कहा है। उसके बाद अगली न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है रिकवर्ड पेशेंट्स नॉट इम्यून टू री इन्फेक्शन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। 7 अप्रैल 1948 में इसका जो है गठन हुआ था, और 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हमने इस पर एक प्रश्न की भी चर्चा की थी, ये चीज़ आपको पुनः जो है याद दिला देता हूँ। तो देखिए अगला क्या है, इसमें अगली खबर ये है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं जो है कोविड-19 के, ऐसा नहीं कि इनको इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता है, वो WHO ने गाइडलाइन जारी की है। तो ये अपने आप को सुरक्षित न महसूस करें, ये भी सतर्क रहें हमेशा। जो भी पेशेंट रिकवर्ड है उनको फिर से कोरोना वायरस पकड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने का सकता है। अगली खबर नो कॉन्सेंसस इन US ऑन एक्यूरेसी ऑफ एंटीबॉडी टेस्ट। तो जो एंटीबॉडी टेस्ट है हमने डिस्कस भी किया है, तो इनके जैसे चाइना से जो हमारी किट्स आई थी तो वो फॉल्स पॉजिटिव दिखा रही थी या पॉजिटिव दिखा नहीं पा रही थी। तो इसमें कोई एक सहमति नहीं बन पा रही विश्व भर में कि क्या ये सही रिजल्ट दे रही नहीं दे रही, इसका उपयोग करना उचित रहेगा नहीं उचित रहेगा। सऊदी अरबिया एबोलिशेस फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट। तो बहुत मज़ेदार खबर ये है, आप लोग सऊदी अरबिया के दंड इतिहास से भली भांति परिचित होंगे। वहाँ पर बहुत कठोरतम दंड व्यवस्था है कि यानी कि अगर आप चोरी करते हैं आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपको कोड़ों से मारा जाएगा, ऐसे मतलब अमानवीय दंडों का प्रावधान वहाँ पर है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है कि जो नए वहाँ के 2017 में जो नए वहाँ के जो है वो प्रिंस बने थे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने क्या किया है, अपने देश की छवि को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी सुधारों की पहल की है। जैसे उन्होंने देखिए 2018 में महिलाओं को भी गाड़ी ड्राइव करने का अधिकार दिया, और भी कई अधिकार दिए महिलाओं को। लेकिन तब भी जैसे जमाल खशोगी एक पत्रकार थे, उनकी हत्या कर दी गई, तो उससे फिर उनकी छवि में काफ़ी दाग पड़ा। तो मतलब मानवाधिकारों के मामले पे सऊदी अरब की छवि बहुत ही ख़राब है, तो उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं। तो उसी क्रम में इन्होंने एक नया पहल की है कि जो फ्लॉगिंग होती है, फ्लॉगिंग मतलब क्या है कि कोड़े मारने की प्रथा है। वहाँ पर अभी भी कोड़े मारने की प्रथा चलती है कि जैसे दंड स्वरूप में किसी को कह दिया जाएगा 1000 इनको कोड़ा मारा जाए, 1000 बेतें मारी जाए, तो उसको अभी समाप्त किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अगली न्यूज़ है क्विक नॉट लाइकली फॉर चाइना इन्वेस्टमेंट। तो हमने न्यूज़ देखी थी, इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। लगभग 2-3 दिन पहले हमने खबर देखी थी कि जैसे पिछले हफ्ते HDFC बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% शेयर लगभग खरीद लिया था। तो क्यों खरीद लिया था? क्योंकि उसमें शेयर की वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी थी, तो सस्ते दामों में शेयर मिल जा रहे थे। तो अपॉर्चुनिटी टेक ओवर बोला गया, यानी कि अवसर का लाभ उठाते हुए मैनेजमेंट को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो मतलब अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि शेयर वैल्यू कम है तो इसका ऐसा ना कर पाए, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने एक नोटिस जारी किया था। उसमें कहा कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है तो हम उसको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ले जाएंगे। देखिए आप लोग ने उस दिन भी सुना रहा होगा हमारे डिस्कशन में कि इन्वेस्टमेंट 2 रूट से आती है, एक गवर्नमेंट रूट से, एक ऑटोमेटिक रूट से। यानी कि कुछ क्षेत्र उन्होंने निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने कि उसमें कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है जाके आप सीधे कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। तो अब जो जितने भी इन्वेस्टमेंट हमारे पड़ोसी देशों से आएंगे जो हमारी सीमा के साथ टच करते हैं, उनके सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से अप्रूवल कराने पड़ेंगे, ताकि कहीं ऐसा तो ना देखा जाए कि अवसर का लाभ उठाते हुए वो जो है अपॉर्चुनिटी टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने चिंता जाहिर की कि ये जो है भेदभाव वाली नीति है। तो गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है कि हम 15 दिनों के अंदर जो है, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डिले नहीं होने पाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का इरादा सही है, अगर आप अवसर का लाभ उठाने के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको 15 दिन के अंदर ही आपको मतलब वो चीज़ें कर दी जाएगी। तो अगली न्यूज़ आपकी देखिए क्या है, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस पर एक अलग वीडियो बनेगी, बहुत अच्छी वीडियो होगी, आप इसको देखना है। अभी वीडियो पड़ जाएगी थोड़ी देर में। और अगली न्यूज़ ये इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ है और इसके बाद स्पोर्ट्स की है। तो ये था आज का समाचार पत्र। हम चलेंगे आज के समाचार पत्रों से प्रश्नों की तरफ, और उन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, नाफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। प्रधानमंत्री केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। इन कथनों पर विचार करते हुए आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। केवल 1 व 2, 1 व 3, 1, 2 व 3। प्रश्न संख्या 3 है, रोहतांग दर्रा किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद आपको कोई भी समस्या आपको लगती है जिस पे लगता है कि वीडियो बनाना उचित होगा, तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, उस पर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे ताकि आप सबको सहायक सिद्ध हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई वीडियो हम जैसे ही डालते हैं तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।